एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है उसमें हम 12th क्लास के चैप्टर 6 को ही आगे प्रोसीड कर रहे हैं और ये जो वीडियो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आई होप आपको इसके पहले जितने भी टॉपिक थे वो ईजिली क्लियर हुए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मेन टॉपिक है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस, 99.9% ऑफ द बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमंस इज द सेम। कल जो मैंने वीडियो आपको बताया था एचजीपी के बारे में, हमने डिस्कशन किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ही ये फाइनलाइज कर लिया था, ये डिस्कस कर लिया था कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनके अंदर 99.9% जो बेस के सीक्वेंसेस होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। पॉइंट्स के अंदर कुछ वेरिएशंस आती हैं और वो वेरिएशंस जो आती हैं वो उन वेरिएशंस के कारण ही ह्यूमन एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। Assuming human genome is as 3 × 10⁹ base pair, and how many base sequence would there be differences? अब हमारे सामने ये बात आ रही है कि अगर हम माने कि टोटल जो हैप्लॉइड कंटेंट है वो 3 × 10⁹ बेस पेयर है ह्यूमन के अंदर, तो कहाँ से ये सीक्वेंसेस जो होंगे वो डिफरेंट कहाँ से होंगे। तो हम इसके बारे में आंसर इसी में देखेंगे कि इट इज़ दीज डिफरेंसेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटाइपिक अपीयरेंसेस। तो ये वही डिफरेंस होंगे जिनके कारण हर एक इंडिविजुअल कैसा दिखता है, यूनिक दिखता है। किसमें? अपने फिनोटाइपिक अपीयरेंस में। आप सभी को पता होगा व्हाट इज़ द फिनोटाइप। द एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं वो कहलाते हैं फिनोटाइप। और फिनोटाइप के अंदर जो अपीयरेंस आता है, हमारी लुकिंग आती है, उसके बेसिस पे हम एक से और दो लोगों से एक तीसरा क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होने का कारण क्या है? ये जो स्लाइटली डिफरेंसेस हैं डीएनए के सीक्वेंस में, इन्हीं के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट दिखाई देता है। इफ़ वन एम टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन। अब क्या करेंगे, अगर हमने मान लीजिए ये एम लिया, हमारा मुद्दा है कि हमें क्या करना है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जेनेटिक डिफरेंस को काउंट करना है किसी पॉपुलेशन के अंदर। सिक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम वुड बी अ डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क। तो अगर मान लीजिए दो ऑप्शन है हमारे पास में, अगर हमें दो ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करना है, लाइक एक तो है हमारे पास में ह्यूमन ए और एक है हमारे पास में ह्यूमन बी, हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास में इनके डीएनए को कंपेयर करने के लिए, इनके अंदर डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं। नंबर 1 जो मेथड है वो है डीएनए सिक्वेंसिंग का, और जो ये डीएनए सिक्वेंसिंग का मेथड है उसके लिए ऑथर कह रहा है कि ये मेथड जो है वो बहुत ही डॉन्टिंग और एक्सपेंसिव है। डॉन्टिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट होता है, और इसी के साथ साथ में ये बहुत कठिन भी है और डिफ़िकल्ट भी है, और साथ साथ ये एक्सपेंसिव है, इसके ऊपर बहुत पैसा वेस्ट होता है। Imagine trying to compare two sets of 3 × 10⁹ base pairs. DNA fingerprinting is very quick way to compare the DNA sequence of any two individual. तो आप याद रखिए यहाँ पे वन वर्ड के जो वन लाइनर जो क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज जो आते हैं, रीजन असर्शन जो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन इस लाइन में से आप देख सकते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो बहुत ही क्विक मेथड है, ताकि इस मेथड की सहायता से हम दो इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हैं, वो भी बहुत फास्ट तरीके से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइड डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। कल हमने बात की थी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं, वो एक के बाद में एक क्या होते जाता है, रिपीट होते जाता है। और कभी कभी ये कितना रिपीट होते हैं, 100 से लेके 1000 टाइम भी ये रिपीट हो जाते हैं। और ये जो 100 से लेके 1000 टाइम जो बेस पेयर रिपीट हुए, वो उनको हम सिंपल फॉर्म में कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए, और यही डीएनए आगे जाके सैटेलाइट डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज in this sequence a small stretch of DNA is repeated many times, these repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation। अब हमने इसी चैप्टर के अंदर, 6 चैप्टर के अंदर या 5th चैप्टर के अंदर डेंसिटी जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड देखा था, वो कौन से मेथड के अंदर देखा था, जहाँ पर हमने क्या किया था कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। उसके लिए हमने मैथ्यू मेजल्सन का उसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जो डीएनए होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए जो मेथड काम में आता है वो होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें डेंसिटी के बेस पे सेंट्रीफ्यूगेटर के अंदर बल्क डीएनए जो है उसकी पीक बहुत ज़्यादा बनती है, और जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए है उसकी पीक कम बनती है। तो इस तरीके से डायग्राम आपके सामने आता है।
कि जो बल्क डीएनए है वो बहुत मेजर पीक बनाएगा और जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए है उसकी पीक कम बनेगी, फिर बल्क की ज़्यादा बनेगी, रिपीटेटिव की कम बनेगी। और ग्राफ पेपर पे हम इनके पीक्स को देखकर, ग्राफ को देखकर आइडिया लगा सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। बल्क डीएनए को, जीनोमिक डीएनए को सैटेलाइट डीएनए से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मेंशन भी है कि जो बल्क डीएनए है वो मेजर पीक बनाएगा। ये देखिए बल्क डीएनए कौन सी पीक बना रहा है, मेजर पीक बना रहा है, जबकि जो अदर स्मॉल पीक्स हैं वो किसकी आ रही हैं, ये जो स्मॉल पीक्स आपको दिख रही हैं ये स्मॉल पीक्स किसकी आएंगी, सैटेलाइट डीएनए की। तो डीएनए हमारे पास में दो प्रकार का हुआ, बल्क या जीनोमिक डीएनए, और दूसरा जो हुआ हमारे पास में वो है सैटेलाइट डीएनए। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन के आधार पर, बेस कंपोजिशन, बेस कैसा होता है A/T और G/C, इनका कंपोजिशन देखकर हम क्या बताएंगे, लेंथ ऑफ सेगमेंट देखेंगे और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट देखेंगे। इन तीनों के बेस पे जो सैटेलाइट डीएनए है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो माइक्रो सैटेलाइट और एक मिनी सैटेलाइट। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसको इंपॉर्टेंट बनाइए और इस क्वेश्चन को लर्न करने की कोशिश कीजिए कि जो सैटेलाइट डीएनए है वो कितने प्रकार में डिवाइडेड। तो उसके दो प्रकार हैं, एक तो है माइक्रो सैटेलाइट और एक है मिनी सैटेलाइट। और ये जो डिफ्रेंसिएशन किए गए किस आधार पर किए गए, तो पहला तो जो आधार था वो था बेस कंपोजिशन, और दूसरा आधार था लेंथ ऑफ सेगमेंट, और तीसरा था नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। इन आधार पर हमने सैटेलाइट डीएनए को क्लासिफाई कर दिया इनटू टू कैटेगरी, लाइक माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। नेक्स्ट आफ्टर दैट दीज सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, ये जो रिपीटेटिव डीएनए होता है ये किसी भी प्रकार के प्रोटीन को कोड नहीं करता। ये किसी भी प्रकार के प्रोटीन को कोड नहीं करने के कारण बट दे फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। कोड तो किसी भी प्रोटीन को नहीं करता, बट ह्यूमन के अंदर जो मैक्सिमम जीनोम का पार्ट है वो रिपीटेटिव डीएनए का ही बना होता है। दी सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है डिफरेंसेस, डिफरेंट फॉर्म्स, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आते हैं। एंड द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसीलिए ये किसका बेस बन जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो आपको ये याद रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन से डीएनए के ऊपर बेस्ड है, तो वो सैटेलाइट डीएनए के ऊपर बेस्ड है, रिपीटेटिव डीएनए के ऊपर बेस्ड है। Since DNA from every tissue such as the blood, hair follicle, skin, bone, saliva, sperm from an individual show the same degree of polymorphism, they become very useful identification tool in forensic application। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि forensic applications क्या होती हैं। अपराध को जानने के लिए जो बायोलॉजी का जो एक ब्रांच होता है जिसमें हम किसी भी क्राइम के बारे में पता लगाते हैं, क्रिमिनल के बारे में पता लगाते हैं, इनके साथ में जो ब्रांच डील करती है वो ब्रांच कहलाती है फॉरेंसिक जो ब्रांच होती है वो। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक तरीके से जो यूज़ है वो फॉरेंसिक एप्लीकेशंस के अंदर ही है। तो फॉरेंसिक एप्लीकेशन के अंदर कोई भी जो मतलब एक तरीके से सस्पेक्टेड पार्ट है, जैसे कि कोई ब्लड सस्पेक्टेड पार्ट है, हेयर फॉलिकल या फिर स्किन है, बोन है, सलाइवा है, स्पर्म है, इन सब से हम डीएनए को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, रिपीटेटिव डीएनए निकाल सकते हैं। और वो जो डीएनए है उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म यानी डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, और यही रीज़न बनेगा, यही बेस बनेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल, याद रखने की बात है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये एक स्पीशीज़ में ही नहीं रहती है, एक स्पीशीज़ से दूसरी फॉर्म में भी चली जाती है, इसलिए इनहेरिटेबल होती है, पेरेंट से लेके चिल्ड्रंस तक जाती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन द केस ऑफ डिस्प्यूट। क्राइम्स के साथ साथ में जब पैटर्निटी केस होते हैं, माता पिता का पता लगाना होता है कि बच्चे के माता पिता हैं या नहीं हैं, ऐसे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, ऐसे जो द्वंद्व होते हैं, ऐसे जो लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, तो वहाँ पर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के फॉर्म में निकल कर आता है। एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग, ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये डीएनए सीक्वेंस के बेसिस पे जेनेटिक मैपिंग करता है, जीन्स और क्रोमोसोम्स को मैप बनाता है। एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड दैट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स इन सिंपल टर्म्स। अब हम क्या करेंगे, डीएनए जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसको सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल टर्म्स कैसी होंगी, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए नाम आया है, आप याद रखिए व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब डिफरेंसेस, तो आप वेरिएशंस बोलिए, और ऐसी वेरिएशंस जो जेनेटिक लेवल पे आती हैं, जीन्स के लेवल पे आती हैं, क्रोमोसोम्स के लेवल पे आती हैं, वही जेनेटिक जो डिफरेंसेस हैं, जेनेटिक लेवल के ऊपर आने वाली जो वेरिएशंस हैं वो कहलाती हैं पॉलीमॉर्फिज्म।
अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन, और इनके आने का कारण जो होता है वो म्यूटेशन होता है। ये आपने 5th चैप्टर में पढ़ा है कि जो म्यूटेशंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सिंगल बेस पेयर सिंगल म्यूटेशन होते हैं, और उसके अलावा जो सिंगल म्यूटेशंस होते हैं, सिंगल बेस पेयर म्यूटेशंस होते हैं, उनके अलावा जो दूसरा होता है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। सिंगल बेस पेयर म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो नंबर 1 तो हो जाएगा पॉइंट म्यूटेशन, और उसके बाद में दूसरा जो होगा वो होगा फ्रेम शिफ्ट। तो पहला तो होता है हमारे पास में जो म्यूटेशन का टाइप है वो है पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट के बाद में जो दूसरा आता है वो है फ्रेम शिफ्ट, जिसमें पूरी की पूरी फ्रेम ही चेंज हो जाती है अचानक से। तो इस तरीके से ये जो 2 हैं हमारे पास में टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, इनके बेस पे हमारे डीएनए के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म डेवलप होती है। Recall the kind of mutation and their effect that you have already studied in chapter 5th and in preceding sections in the chapter। तो ये म्यूटेशन की बात हुई। नेक्स्ट उसके बाद में हम देख रहे हैं कि म्यूटेशंस के बाद में और क्या क्या हो सकता है। म्यूटेशंस के साथ में म्यूटेशन 2 टाइप की, और कौन से प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो सकती हैं। न्यू म्यूटेशंस में अराइजेज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल्स और इन जर्म सेल्स। याद कीजिए टाइप्स ऑफ सेल्स को, जब मैंने आपको समझाया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स। तो टाइप्स ऑफ सेल्स जो थी हमारे पास में 2 आई थी टाइप्स ऑफ सेल्स। तो टाइप्स ऑफ सेल्स में नंबर 1 तो थी सोमैटिक, और दूसरी जो थी सोमैटिक के अलावा दूसरी थी हमारे पास में जर्म सेल्स। पहली थी सोमैटिक सेल्स और दूसरी थी जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स के अंदर जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर सिंगल पेरेंट सेल से डबल पेरेंट डॉटर सेल्स बनती हैं, और क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो सेम रह जाते हैं, 2n का 2n या n का n। नेक्स्ट अगर हम जर्म सेल्स की बात करें तो जर्म सेल्स के अंदर जो होगा डिवीजन वो होगा मियोसिस, और मियोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनेंगी 4, और क्रोमोसोम नंबर जो है 4 के 4 में ही कैसा रह जाएगा, n रह जाएगा। ईच के अंदर n कंडीशन आ जाएगी, यानी डिप्लॉयड कंडीशन कन्वर्ट हो जाएगी हैप्लॉयड कंडीशन में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेल्स जो होती हैं 2 टाइप्स की होती है, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। जर्म सेल्स के अंदर होता है मियोसिस एंड सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है माइटोसिस। That generate gamete in sexual reproducing organisms. If a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring who can transmit the mutation। अब क्या होगा कि जर्म सेल्स जो हैं अगर वो म्यूटेशन को आगे से आगे कैरी नहीं करती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जर्म सेल्स जो होती हैं वो पेरेंट के म्यूटेशन को लेकर कहाँ तक पहुँचती हैं, ऑफस्प्रिंग में पहुँच जाती हैं। It can spread to other members of population। ये यहाँ से स्प्रेड होती है और अदर मेंबर्स तक पहुँचता है by the help of the germ cells। एंड एलिलिक, अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ एलील फ्रॉम चैप्टर 5। हम एलील के डेफिनेशन की यहाँ पे बात करते हैं। व्हाट इज द एलील? तो एलील का मतलब होता है अपोजिट फॉर्म्स, अपोजिट फॉर्म्स ऑफ जीन। जीन की जो अपोजिट फॉर्म है, जैसे कि टॉलनेस की जो जीन थी उसके 2 हैं, एक तो कैपिटल टी एक स्मॉल टी। उसी तरीके से अगर हम सीड शेप का देखें तो उसमें 2 हैं हमारे पास में, या तो वो राउंड है या रिंकल है। तो इस तरीके से जो करैक्टर की एक जीन होती है उसके अपोजिट फॉर्म्स होते हैं, वही क्या कहलाते हैं हमारे लिए, वो कहलाते हैं एलील्स। तो एलील्स जो हैं उनके सीक्वेंस जो हैं वेरिएशंस को क्या करते हैं, ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो उन वेरिएशंस को ही हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, अगर कोई भी वेरिएशन किसी भी पॉपुलेशन में 0.01 की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा में शो हो रही है, और इन सिंपल टर्म हम ये कहें कि वो इनहेरिटेबल म्यूटेशन जो है पॉपुलेशन के अंदर ऑब्जर्व हो रहा है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑब्जर्व हो रहा है, तब हम उसको कहेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है कि जब भी कोई भी वेरिएशन आपको पॉपुलेशन के अंदर 0.01 फ्रिक्वेंसी से अप दिखाई देती है, हाई दिखाई देती है, देन आप उसको कहेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू ऑब्जर्वेशन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हाई एज म्यूटेशन इन दी सीक्वेंस may not have any immediate impact in an individual reproduce
एबिलिटी। हो सकता है कि जो म्यूटेशंस हैं, ये जो वेरिएशंस हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाली, वो अचानक से क्या करे, जो ऑर्गेनिज्म है उसके रिप्रोडक्शन की एबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट ना डाले, हाथों हाथ कोई इफेक्ट ना डाले। दीज म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, ये म्यूटेशन जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट हो, स्टोर होते जाएं एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, और आगे जाकर वेरिएशन का बेसिस बन जाए, पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिस बन जाए। दिस इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन टू वेरी लार्ज चेन। ऐसी जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो बहुत सारी हैं, जिसमें कि एक सिंगल बेस पेयर से पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाता है। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन, अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, व्हाट इज द इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज द टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच प्रिमिटिव स्पीशीज कन्वर्ट इनटू हायर स्पीशीज। तो इवोल्यूशन हो चाहे स्पेशिएशन हो, जिसमें कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट होती है, दोनों ही प्रोसेस में पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यू विल स्टडी दीज इन डिटेल इन हायर क्लासेज, और आपको इनके बारे में जो हायर स्टडीज़ जो होंगी आपकी, बीएससी है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, उनके अंदर आपको इनकी ज़्यादा डिटेल मिलेगी। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप बाय एलेक्स जेफरी। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए हिट करना है इसको, कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसकी जो मतलब टेक्निक है वो किसने दी थी? एलेक्स जेफरी ने। और पीसीआर की दी थी कैरी मुलिस ने। ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए एज प्रॉप, उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को प्रॉप की तरह यूज किया। प्रॉप वो होता है जिसका सीक्वेंस हमें पहले से ही पता है, दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। साथ ही साथ इसमें जेनेटिक जो डिफरेंसेस जो जेनेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई हैं। इट वाज कॉल्ड, इसीलिए चूंकि इसके अंदर डिफरेंसेस बहुत हैं इसीलिए हम इसको VNTR कहना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और VNTR की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है 1 मार्क के लिए, आप इसको हिट कीजिए। व्हाट इज द VNTR? VNTR स्टैंड्स फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जिसके अंदर जो रिपीट्स हैं, जिसके अंदर जो बदलाव है वेरिएबल नंबर में आ रहे हैं, बार बार चेंज होते जा रहे हैं। द टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व सर्दर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान दीजिए, वर्ड है सर्दर्न। अगर आपको डीएनए यूज में लेना है, डीएनए के ऊपर कोई प्रोसेस करनी है, तो आप साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज में लेंगे सर्दर्न। डीएनए के लिए जो वर्ड आता है वो आता है सर्दर्न। अगर मैं नॉर्दर्न यूज करती तो वो किसके लिए आता? वो आता आरएनए के लिए, नॉर्दर्न। और अगर मैं वेस्टर्न यूज करती तो वेस्टर्न ब्लॉट किसके लिए आता? प्रोटीन्स के लिए। तो आप याद रखिए कि अगर सर्दर्न ब्लॉट आया है तो इट रेफर्स फॉर डीएनए, एंड अगर नॉर्दर्न ब्लॉट आया तो इट रेफर्स फॉर आरएनए, एंड अगर दिस कम्स फ्रॉम द वेस्टर्न ब्लॉट देन दिस कम्स फ्रॉम द प्रोटीन। तो याद रखिए कि जो सर्दर्न ब्लॉट टेक्निक है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, वो किसके द्वारा की जाती है? रेडियो एक्टिव लेबल्ड जो VNTRs हैं, प्रॉब्स हैं, उनके द्वारा की जाती है। अब हम बेसिकली 6 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स कितने होते हैं? तो 6 मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जहाँ भी हमने कोई क्राइम साइट देखा है, चाहे वहाँ पे कोई हेयर फॉलिकल है, चाहे वहाँ पे कोई ब्लड फैला हुआ है, या फिर कोई रेप केसेस हैं जहाँ पर कि हमें जो है मेल का सीमन मिला है फीमेल के वजाइना में या जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, तो वहाँ से हम डीएनए को सबसे पहले क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे उस मटेरियल से, उस सैंपल से डीएनए को आइसोलेशन करेंगे। और जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्रिमिनल साइट से ब्लड मिला था, ब्लड सैंपल लिया था, तो ब्लड सैंपल से ये देखिए डीएनए को क्या कर लिया गया है? अलग कर लिया गया है, सेपरेट कर लिया गया है। नेक्स्ट जो सेकंड जो स्टेप है वो है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये आपका जो एंजाइम है ये कहलाता है मॉलिक्यूलर सीजर, और इस मॉलिक्यूलर सीजर की सहायता से हम डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेप आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो हमारा डीएनए था उसके ऊपर हमने ब्लू कलर के एंजाइम्स को अप्लाई किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को अप्लाई किया, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने डीएनए के मॉलिक्यूल्स को जगह जगह से क्या कर दिया? कट कर दिया और इनको कन्वर्ट कर दिया फ्रेगमेंट्स में। अब जो फ्रेगमेंट्स बने हैं वो कोई छोटी लेंथ के हैं, कोई बड़ी लेंथ के हैं, एक दूसरे के साथ में क्लम्पिंग हो रही है, उनको हमें अपने पूरे जो जेनेटिक पोर्शन है उससे अलग करना है। तो अलग करने के लिए जो सेपरेशन टेक्निक है आपने पढ़ रखा है, सेपरेशन टेक्निक जो है वो होगी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके बारे में आप 11th चैप्टर में बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए एक अपरेटस दिखा रखा है, जिसमें कि एक पूरा का पूरा आपके उसमें अपरेटस है, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स डाला हुआ है वो है एगारोज जेल, एगारोज जेल। और ये एग्रोज जेल जो है ये आपको मिलता है सीवीड से, यानी समुद्र के अंदर जो वीड्स उगती हैं वहाँ से आपको ये मिलेगा। तो ये एग्रोज जेल इसके अंदर बिछा दिया गया है। इसके एक कॉर्नर पे है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव को हम बोल देंगे एनोड,
और नेक्स्ट उसके दूसरी साइड में है नेगेटिव, जिसको हम बोलेंगे कैथोड। बिकॉज डीएनए जो होता है, डीएनए नेगेटिव होता है, नेगेटिव उसके ऊपर चार्ज आता है। जैसे ही हम डीएनए के सैंपल को इसमें लोड करेंगे और लोड करने के बाद में इसमें इलेक्ट्रिकल पावर डालेंगे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जो हमारा डीएनए जो नेगेटिव पोर्शन है वो पूरा का पूरा मूव करेगा किधर की तरफ, एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। और हम आफ्टर सम टाइम एनोड से उस पूरे के पूरे डीएनए को कलेक्ट कर लेंगे। तो ये सेपरेशन मेथड होता है, जो कि किसकी सहायता से होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के थ्रू। तो आप 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए तैयार रखेंगे कि ऐसी कौन सा मेथड है जो डीएनए को सेपरेट करने के वर्क में आता है, काम में आता है, तो वो होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट जो फोर्थ टॉपिक में हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसफर करना है प्रोसेस को, जो सेपरेटेड डीएनए है उनको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने को हम ब्लॉट कहते हैं। तो हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर करेंगे, ब्लॉट करेंगे। किसके ऊपर करेंगे, सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स के ऊपर, जैसे कि नाइट्रोसेल्यूलोज और नायलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर। तो डायग्राम में आप जैसे कि देख रहे होंगे, ये हमें यहाँ पर एक जो है मतलब नायलॉन की बनी हुई शीट दिखाई गई है, और शीट को हमने क्या किया है, पूरे ऑपरेटर्स पे रख दिया है इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। तो जो बैंड नीचे बन रहे थे डीएनए के, जो बैंड नीचे थे, वो इस पूरे के पूरे, जो ये डीएनए के बैंड नीचे दिख रहे हैं आपको, ये पूरे के पूरे इस नायलॉन जो शीट है, या फिर जो मतलब एक तरीके से ये पूरा का पूरा हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी नायलॉन के अलावा नाइट्रोसेल्यूलोज की जो एक शीट है, इसके ऊपर ये पूरे के पूरे ब्लॉक्स जो है ट्रांसफर हो जाएंगे, बैंड ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर की प्रोसेस कहलाती है ब्लॉटिंग। आफ्टर दैट हम उसके ऊपर प्रॉप डालेंगे। प्रॉप के रूप में हमारे पास में वीएनटीआर है, और वीएनटीआर प्रॉप को जब हम उस पर डालेंगे तो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो डीएनए होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी डीएनए का सीक्वेंस ATGC है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अपने अगेंस्ट अपने आप A तो किससे जाके जुड़ जाएगा, T से, T किससे जुड़ जाएगा, A से, G किससे जुड़ जाएगा, C से, और C किससे जुड़ जाएगा, G से। तो ये 2 बैंड मिल जाएंगे, और ये जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है 2 डीएनए स्ट्रैंड्स का आपस में जुड़ना। और 2 कौन कौन से होते हैं इसमें, एक तो अननोन चल रहा है जो हमने सैंपल से निकाला है, और एक हमारे पास में नोन है जो कि हमारे केमिस्ट्री लैब में या बायोलॉजिकल लैब में या बायोकेमिस्ट्री लैब में पड़ा हुआ है, जिसको हम वीएनटीआर प्रॉब कह रहे हैं। आफ्टर दैट जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद में हम डिटेक्शन करेंगे। किसके द्वारा डिटेक्शन करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। और ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, एक्सरेज इम्पोज की जाती हैं, और एक्सरेज की वजह से जो ग्राफिकल एक आपके सामने रिप्रेजेंटेशन आएगा उसको हम कहेंगे ये ग्राफ। ये हमारे पास में डीएनए के बैंड बनेंगे एक्सरेज के बाद में। तो हम जो सैंपल हमें मिला था उसका भी ऐसा बैंड बनाएंगे, और जिनके ऊपर हमें सस्पेक्ट है उनका भी ऐसा मिलाएंगे, और दोनों ही फोटोज को हम मैच करके इजीली क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये क्राइम उस संबंधित व्यक्ति ने किया है या नहीं किया। तो ये थे इसके 6 स्टेप्स, और ये था इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट उसके बाद में जो वीएनटीआर्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं सैटेलाइट डीएनए से ही, और इनको हम मिनी सैटेलाइट भी कहते हैं। और स्मॉल डीएनए सीक्वेंसेस अरेंज टैंडमली इन मैनी कॉपी नंबर। ये जो बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर में इनके रिपीटेशन होते रहते हैं। द कॉपी नंबर वेरी फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम। अलग अलग क्रोमोजोम पे जाएंगे तो अलग अलग इसके कॉपी नंबर अपने को प्राप्त होंगे। द नंबर ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इनमें बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, अभी अभी हमने बात की थी। This is the variation which occurs at genetic level. As a result, the size of VNTR vary in size from 0.1 to 20 किलोबाइट। ये VNTR जो है आपको अलग अलग शेप एंड साइज के मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए पुट हो सकता है, आप इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि VNTR की साइज 0.1 से लेकर 20 किलोबाइट तक हो सकती है। कंसिक्वेंटली रिजल्टन क्या होगा, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रॉब, जैसे ही हमने VNTR प्रॉब उसके ऊपर डाला, द ऑटो रेडियोग्राम गिव्स, ये जो हमें पूरा ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन मिला था, ये जो आपको दिख रहा है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड द ऑटो रेडियोग्राम। तो जो ऑटो रेडियोग्राम हमें मिला है वो क्या करेगा, ऑटो रेडियोग्राम से हम क्या करेंगे, बैंड हमें दिख जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, और ये बैंड जो है इनसे हमें कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न मिलेगा इंडिविजुअल डीएनए का। अब इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये जो ऑटो रेडियोग्राम्स मिलेंगे ये हर व्यक्ति के अलग अलग होंगे, क्योंकि आपको पता है 99.9% डीएनए सेम है, बट बाकी डीएनए जो पॉलीमॉर्फिज्म के कारण है, सैटेलाइट डीएनए जो है वो कैसा है, वो डिफरेंट है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या है, जो कि एक ही जाइगोट से बना है। इट मीन ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर हमने 3rd चैप्टर में देखा था। ये बाहर की तरफ इसके ट्रोफोब्लास्ट और अंदर की तरफ क्या है इसका इनर सेल मास। दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट। किसी रीजन से अगर ब्लास्टोसिस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेंगे वो 2 बनेंगे, और ये एक दूसरे के साथ में ट्विंस होंगे। तो यहाँ पर ये ट्विंस जो हैं वो कहलाते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, उनका डीएनए फिंगरप्रिंट सेम आएगा। इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी का डीएनए फिंगरप्रिंट
डिफरेंट आएगा। द सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी सेंसिटिविटी को हम PCR यूज करके बढ़ा सकते हैं। सोचिए कि क्राइम साइट के ऊपर गए और बहुत नेग्लिजिबल DNA हमें मिला है, तो उस नेग्लिजिबल DNA के साथ में लैब में काम करना पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ हम उस छोटे से DNA का जो सैंपल हमें बहुत माइन्यूट अमाउंट में मिला है, उसके ऊपर PCR अप्लाई करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम 11th चैप्टर में रिकॉल करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करेगी, एम्पलीफिकेशन करेगी उस DNA का और उस DNA के अमाउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो जब DNA का अमाउंट बढ़ जाएगा तो हम आसानी से उसके ऊपर DNA फिंगरप्रिंटिंग अप्लाई कर पाएंगे। We'll study about it in chapter 11. Consequently, DNA from single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis. और इस तरीके से हम DNA एनालिसिस कर पाएंगे इजीली। In addition to application in forensic science में तो हम इसका एप्लीकेशन करते ही हैं। अपराध के अंदर तो हम क्राइम को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए तो करते ही हैं। साथ ही साथ इट्स मच वाइडर एप्लीकेशन सच एज द डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी हम डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। पैटर्निटी केसेस को पक्का करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। करंटली मैनी डिफरेंट प्रॉब आर यूज टू जनरेट DNA फिंगरप्रिंटिंग। पहले VNTR को यूज करें ऐसा कुछ नहीं है, और भी सारे प्रॉब्स बनाए जा चुके हैं जिनके बेसिस पे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग को आसानी से समझ सकते हैं। ये डायग्रामेटिक शो आपको किया गया है NCERT के अंदर। इसमें बताया गया है कि कैसे 2-3 जो लोग हैं उनके ऊपर सस्पेक्ट चल रहा है, उनको हम कैसे मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम की बात करें तो देखिए, ये DNA जो था क्राइम सीन से लिया गया है। इसका जब हमने ऑटो रेडियोग्राम बनाया तो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। सस्पेक्ट क्राइम का इन 2 इंडिविजुअल्स के ऊपर था, इंडिविजुअल A, इंडिविजुअल B। इन दोनों के भी जब हमने पूरी DNA फिंगरप्रिंटिंग की तो ऑटो रेडियोग्राम इस तरीके से मिले। ये 3 ऑटो रेडियोग्राम आपके सामने हैं, आप इनको मैच कर सकते हैं कि इसका पैटर्न इन दोनों में से किसके साथ मिल रहा है। तो जैसे ही आप डायग्राम को देख पा रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि इसकी मैचिंग इसके साथ हो रही है। इट मीन ये क्राइम जो था वो किसने किया, इंडिविजुअल B ने। इंडिविजुअल A इसमें बिल्कुल तरीके से निर्दोष है, जबकि ये काम किसने किया है, इंडिविजुअल B ने। तो इस तरीके से हम DNA फिंगरप्रिंटिंग के बेस पे इजी गोइंग वे में क्या कर सकते हैं, किसी भी क्राइम का पता लगा सकते हैं, डिस्प्यूट का पता लगा सकते हैं, पैटर्निटी केसेस की डिस्प्यूट का पता लगा सकते हैं, और डाइवर्सिटी का भी हम जो है पता लगा सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग आप समझ में आई होगी, आपको NCERT की लाइन टू लाइन आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि चैनल को भी मतलब बढ़ने में हेल्प मिले। और जो भी लॉकडाउन पीरियड में जो बच्चे हैं उनको इस वीडियो को शेयर करें ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स उनको मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम जल्दी ही आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।